वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं धानारा। डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिल्म की शुरुआत में एक न्यूज एंकर कह रहा होता है मेयर ने मिसेस सितारा सिमोन के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, जिसका मतलब है कि उसने पूरे महिला समाज का अपमान किया है। तो न्यूज एंकर इस बारे में अपोजिशन पार्टी के युवा नेता और हमारे एमएलए आदर्श आनंद से उसकी राय जानना चाहता है। आदर्श कहता है कि महिला कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाए। महिला हमारी माता है, हमें उसे हमेशा इज्जत देनी चाहिए। जो भी किसी महिला पर गंदी नजर रखता है वो किसी रेपिस्ट से कम नहीं है। ऐसी कई बातें आदर्श और भी बहुत कुछ बोलता है। फिर आखिर में वो कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ मेयर के खिलाफत करने के लिए। मेयर को इस्तीफा देना ही होगा। तो दोस्तों, आदर्श को इस तरह से गुस्सा होते हुए देखकर हमें तो ये लगता है कि आदर्श बहुत ही आदर्शवादी आदमी है जो महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। और फिर हम कुछ पुलिस वालों को आदर्श की गाड़ी पर नजर रखते हुए देखते हैं। वो अपने सीनियर ऑफिसर जेम्स को कॉल करके बता देते हैं कि रेड ऑडी से आदर्श एयरपोर्ट की रोड में एंटर कर चुका है। फिर वो ऑफिसर यानी कि जेम्स कॉल पे ये सेम इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि मैं अभी कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, उन्होंने जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया है, मैं आकर बाकी की बात करता हूँ। और फिर जब आदर्श कमिश्नर के पास जाता है तो वो कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड की तरह नाम है तुम्हारा, मगर काम तौबा पूछो ही मत। आज तक तुमने एक भी केस सॉल्व किया है क्या? नहीं ना। तुमसे तो जिमी नाम के कुत्ते को ढूंढने वाला केस सॉल्व नहीं हुआ, बाकी बड़े बड़े केसेस तो क्या ही सॉल्व करोगे तुम। इधर हम एक होटल रूम में एमएलए आदर्श को देखते हैं। वेट अ सेकंड यार, पर इसे तो दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। खैर आगे देखते हैं तो मिस्टर एमएलए यूट्यूब पे एयरपोर्ट की वीडियो चलाकर अपने दूसरे फोन से अपनी वाइफ अंजू को वॉइस नोट भेजता है कि देखो मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, अब दिल्ली पहुंचकर ही बात करता हूँ तुमसे। इसके बाद आदर्श, जिसने अभी तक नेता की तरह व्हाइट धोती और व्हाइट टी शर्ट पहन के रखी होती है, वो ड्रेस चेंज करके एक नॉर्मल आदमी की तरह कपड़े पहन लेता है। मस्त नैरो पैंट, कड़क जैकेट, स्टाइलिश कैप और फेस हाइड करने के लिए मास्क भी। और ये क्या, इस तरह से वो जाता है एक म्यूजिक वीडियो के शूट पे। दरअसल आदर्श इस म्यूजिक वीडियो का प्रोड्यूसर है। वो नहीं चाहता था कि उसके इस काम के बारे में जनता को पता चले, वरना उसका जो पॉलिटिशियन वाली इमेज है वो खराब हो सकती है। इसीलिए वो चोरी चुप के यहाँ पर आता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी दोस्तों, मगर जैसे ही इस म्यूजिक वीडियो की हीरोइन श्रद्धा आती है तो उसकी खूबसूरती देखकर यह आदर्श पिघल जाता है। वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है और पूरी शूटिंग के दौरान अपनी हवस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो हीरोइन के वैनिटी वैन में जाता है, जहां वो श्रद्धा की जमकर तारीफ भी करता है और श्रद्धा भी बार बार उसे टच करके बात कर रही होती है, जिससे और क्या था, आदर्श के दिल में जो आग थी वो और भी ज्यादा कड़क हो जाती है। वो 4 लाख की बंडल श्रद्धा को देता है, मगर श्रद्धा कहती है कि बात तो 8 लाख की हुई थी ना। कहता है घबरा क्यों रही हो, वो मेरे दूसरे पॉकेट में, मैं लेकर आया हूँ। तभी श्रद्धा बिना किसी झिझक के उसके पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर वो पैसे निकाल लेती है, जिससे आदर्श को श्रद्धा बड़ी बोल्ड और सेंसुअल टाइप की लड़की लगती है। अब वो तो वहीं पे शुरू हो जाना चाहता था, मगर उसे ये भी डर था कि कहीं कोई देख न ले, इसलिए वो श्रद्धा को अपने फार्म हाउस पे चलने के लिए कहता है। दूसरी ओर दोस्तों, हम गरीब कपल नंदू और आशा को देखते हैं। ये दोनों एक ही रूम में रहते हैं, मतलब कि एक ही रूम इनका बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, हॉल सब कुछ यही है। नंदू भगवान की पूजा करने के बाद अपने काम का सामान अपने बैग में रखकर अपनी वाइफ का दिया हुआ लंच बॉक्स भी रख लेता है। तभी आशा उसको टोकती है कि अरे काम के बाद सीधे घर आ जाना, इधर उधर आवारागर्दी मत करना, समझे। इस पे नंदू कहता है कि आज के बाद तो अब जब तक हमारी बेबी नहीं आ जाती तब तक मैं तो काम पे जाने वाला हूँ नहीं। दरअसल दोस्तों, आशा प्रेग्नेंट थी और इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। काम पे जाने से पहले आशा किस मांगती और नंदू उसको किस करने वाला होता है कि पड़ोस के 2 बच्चे झांक कर कहने लगते हैं कि अंकल अंकल फ्रेंच किस करना। दोनों को शर्मिंदगी महसूस होती है और नंदू कहता है कि इनको सबक सिखाना ही होगा, ये बहुत बिगड़ गए हैं, इनको ये सारी चीजें सिखा कौन रहा है। जिस पे आशा कहती है कि अजी आजकल स्कूल में सब सिखाते हैं, बच्चा लड़का होगा या लड़की ये भी ये दोनों एक दिन मुझे बता रहे थे, जरा तुम दोनों अंकल को भी बता दो बच्चों। तो वो बच्चे कहने लगते हैं कि देखो जब XY क्रोमोसोम्स मेट करते हैं तो लड़का होता है और जब XX क्रोमोसोम्स मेट करते हैं तो लड़की होती है। नंदू का तो सर ही चकरा जाता है कि मीटिंग का प्रोसेस भी अब स्कूल में सिखाया जाने लगा है क्या। खैर वो अपने काम पे जाने से पहले अपने घर के बाहर बंधे डॉग से बड़े प्यार करता है, उसको कुकड़ू कहकर पुकारता है। डॉग भी जोर जोर से भौंकने लग जाता है, लगता है इसके और इसके मालिक के बीच में बहुत प्यार है। फिर नंदू आशा को प्यार करके घर से निकल जाता है। वो अपनी पड़ोसी से उनकी स्कूटी की चाबी भी ले लेता है ताकि अपने काम पे जा पाए। अभी रात का वक्त है तो शायद आज नंदू की नाइट शिफ्ट है। वो घर से पूजा करके निकला था, मगर फिर भी वो एक मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि नंदू एक चप्पल पहन कर आया था, मगर जाते वक्त
वो मंदिर के बाहर रखे जूतों को पहनकर निकल जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि बाय मिस्टेक हुआ हो, वो उन जूतों को पहनकर खूब इतरा भी रहा होता है जैसे कि उसने खुद खरीदे हो, यानी कि ये उसने जानबूझकर किया है। चोर। अब आगे रास्ते में एक जीप वाले और एक कार में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्चुअली अंजू चला रही होती और वो गुस्से में कार में बैठे लड़कों के साथ थोड़ा लड़ाई करने लग जाती है। इस पे वो लड़के भी बहस करते हैं कि तुम तो लेडी हो इसलिए तुम्हें कार ड्राइव करने नहीं आती, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझी। अंजू का गुस्सा तो और भी भड़क जाता है कि ये समझते क्या है स्त्री को, और वो अपनी कार से रेंच निकालकर उस जीप की हेडलाइट फोड़ देती है। तब ये सारी हरकतें देखकर पुलिस वाले बीच में आते हैं, मगर अंजू तो एमएलए की वाइफ है इसलिए पुलिस वाले भी उसकी ही साइड लेते हैं। और ये सब नंदू देख रहा होता है क्योंकि इन दोनों पार्टियों की बहस की वजह से रास्ते में बहुत भीड़ जमा हो गई थी। और आपको तो पता ही है दोस्तों, ये इंडिया है और इंडिया में जहाँ पर झगड़े होते हैं तो लोग तो ऐसे आ जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो। तो ये नंदू भी अपने काम की टेंशन को छोड़कर वहाँ पर पूरा मजा ले रहा होता है, मगर फिर उसे याद आता है कि अरे यार काम के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी चलता हूँ। तो वो अपने काम पे निकल जाता है। यहाँ वो एक बड़े से घर के नजदीक आता है, वहाँ लगे सीसीटीवी के तार कट करता है और फिर हुक और रस्सी की मदद से उस घर के बालकनी पे चढ़ जाता है। वहाँ वो अपनी जुगाड़ू चाबी की मदद से गेट खोलता है और फिर रुमाल से हैंडल पे लगे अपने फिंगरप्रिंट्स को बड़े अच्छे तरीके से मिटा देता है। इसके बाद वो अपने सर पे लगे हेडलाइट की रोशनी से पूरे घर की तलाशी लेता है। तभी उसकी नजर दोस्तों घर के बार पे पड़ती है। वहाँ पे बहुत महंगी महंगी शराब होती है। नंदू बिना एक भी पल गवाए पीना शुरू कर देता है, मगर फिर वो खुद को समझाता है जैसे कि बहुत समझदार हो, अरे नहीं नहीं, मैं इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आया, मुझे तो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। और ये देखिए इसका इम्पोर्टेंट काम अलमारी की लॉक खोलकर उसमें से पैसे निकालने में लगा होता है। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे पैसे होते हैं, कोई दूसरा चोर होता तो एक ही बार में सारा साफ कर लेता, मगर ये नंदू थोड़ा अलग है, मतलब अच्छा चोर। वो अपनी शर्ट के पॉकेट से अपनी छोटी सी डायरी निकालता है जिसमें उसने कुछ तो हिसाब करके रखा होता है और उस हिसाब का टोटल अमाउंट होता है 87,145 रुपए। अब वहाँ पे तो सारे तमीज से पैसे रखे हुए थे, इसलिए नंदू उन पैसों में से टोटल 88,000 रुपए निकाल लेता है और फिर अपने वॉलेट में से 855 रुपए वहाँ रख देता है ताकि हिसाब में कोई गड़बड़ी ना हो। ओह, मतलब ये कुछ और ही करने यहाँ पर आया हुआ है। फिर घर जाने से पहले उसे थोड़ा शराब पीने का मन करता है तो वो पीना शुरू कर देता है। और फिर क्या था, रोटेट होने वाली चेयर पे बैठकर और एंटीक फोनोग्राफ पे गाने सुनता है। इसके बाद वो डांस करते हुए ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है और वहाँ की जो मस्त सी डाइनिंग टेबल होती है उस पे अपनी वाइफ के हाथों की बनी हुई टिफिन खोलता है। और पता है दोस्तों, आज हाथ में खाने के बजाय फॉक और नाइफ का इस्तेमाल करना चाहता है। ये पूरी अमेरिगिरी दिखाएगा, मगर चावल को कोई नाइफ और फॉक से कैसे खा सकता है। अब वो खा ही रहा होता है कि तभी घर की एंटीक लैंडलाइन फोन पे घंटी बजती है। तो बेचारा नंदू बिना खाए जल्दी से अपना टिफिन वापस अपने बैग में रख लेता है और डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ भी कर देता है। तभी दोस्तों उस घर की कॉर्डलेस लैंडलाइन फोन भी बजने लगती है। तो वो अपने फोन पे हैंकी रखकर आवाज बदलते हुए फोन उठाता है और कहता है कि हेलो, कौन? तो एक लेडी की आवाज आती है, मैं। नंदू पूछता है कौन मैं? लेडी कहती है मैं तुम्हारी वाइफ आशा। ये सुनकर नंदू हैरान हो जाता है और पूछता है तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला और तुमने मुझे कॉल ही क्यों किया है? आशा कहती है मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी से वहाँ का नंबर निकाला और मैंने फोन इसीलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जानू, कहीं तुम खाना खाकर सो तो नहीं गए? यानी कि दोस्तों मुझे लगता है इसकी वाइफ भी इसके साथ मिली हुई है। अब नंदू परेशान होकर उससे बात करने में लगा होता है कि कितनी बार कहा है मैंने कि जब मैं काम पे जाया करूं तो मुझे कॉल मत किया करो, इससे पता है मैं फंस भी सकता हूं कभी कभी। ये दोनों इस तरह अपनी प्यारी सी नोक झोंक करते हैं और हम नोटिस करते हैं कि नंदू आशा से बात करते हुए ग्राउंड फ्लोर पे अपना बैग भूलकर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया है, उसे पता ही नहीं चला। आशा कहती है लिस्ट में 88,000 है, इसका मतलब ये नहीं कि बस उतना ही लेकर आना, 1-2 लाख एक्स्ट्रा लेकर आ जाना, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। नंदू कहता है नहीं नहीं, लालच बुरी बलाए समझी, ऐसा करने से भगवान हम पर गुस्सा करेंगे, जितने की हमें जरूरत है हमें उतने ही लेने चाहिए बस। अब दोस्तों यहाँ पर पता नहीं बहुत कंफ्यूजन है। मुझे 2 चीजें समझ में आती है। पहला ये कि नंदू चोर है, ये उसकी वाइफ को भी पता है। वो घर से इस तरह बन ठन के निकला जैसे किसी ऑफिस में काम करने चाह रहा हो, मगर वो असल में चोर है। और दूसरी कंफ्यूजन ये है कि वो एक ईमानदार चोर है, उसके भी कुछ उसूल है, उसे मजबूरी में चोरी करनी पड़ रही है, मगर वो दिल से बहुत ही अच्छा इंसान है और वो अपनी वाइफ से प्यार भी बहुत करता है। अभी ये बातें तो हमें बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, लेकिन जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी जोर की टन की आवाज आती है। दोनों की हालत खराब, मगर नंदू पीछे मुड़कर देखता है और फिर आशा को बताता है कि अरे घबराने वाली कोई बात नहीं, ये तो पेंडुलम की आवाज थी। आशा पूछती पेंडुलम मतलब क्या होता है ये? नंदू कहता है कि अरे वो बड़ी सी घड़ी नहीं होती, उसके नीचे जो लटकता है इधर उधर, वही पेंडुलम होता है। और फिर आशा कहती है अच्छा वो टीवी में जो अमीर लोगों के घर में घड़ी लटकी होती है उसके नीचे जो लटका होता है उसी की बात कर रहे हो ना तुम? ओह अब समझी मैं। अच्छा एक बात बताओ, कितना भारी है वो? नंदू समझ जाता है कि उसके पूछने का मतलब है कि तुम उसे भी चोरी कर लो। वो कहती है कि हाँ वैसे भी तुम मुझे
मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते थे ना, तो अमीर घर में जा रखे हो तो वहाँ से कुछ बढ़िया लेकर आ जाओ। नंदू पूछता है दिमाग खराब है क्या, फ्रिज लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए। इस तरह इन दोनों की यहाँ पर भी नोक झोंक चलती रहती है। अब दोस्तों जैसे ही फोन कट होता है ना, तो उसे घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है, जिससे तो नंदू की हालत खराब कि ये क्या हो गया, गया मैं काम से। वो नीचे आकर खिड़की से झांकता है और उसे सच में रेड ऑडी दिखाई देती है। नंदू जल्दी से सारे घर की लाइट्स ऑफ करता है, बालकनी में चला जाता है ताकि वहां से भाग पाए, मगर तभी उसे याद आता है कि अबे यार अपना बैग तो मैं नीचे भूल गया हूँ। वो जल्दी से अपना बैग ढूंढने नीचे जाता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। आदर्श श्रद्धा के साथ घर के अंदर घुस आता है। दरअसल ये फार्म हाउस आदर्श का ही है। आदर्श श्रद्धा को बताता है मेरी शादी के वक्त ये फार्म हाउस मेरे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट किया था। अब घर देखने के बाद श्रद्धा को ये घर काफी पसंद आता है। आदर्श कहता है कोई भी रूम में अपनी लगेज लेकर चले जाओ और अच्छे से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद देखते हैं कुछ। अब आदर्श भी वॉशरूम में जाता है तो वो बड़ा खुश होता है कि चलो आज के रात मैं श्रद्धा को अपना बना कर ही रहूंगा। और इधर नंदू सोफे के पीछे छुपा होता है। वो बस अपने बैग को लेकर किसी तरह यहाँ से जाना चाहता है, मगर श्रद्धा तो वहीं पे बैठ जाती है और घर को अच्छे से निहारने में लगी होती है। जब आदर्श वापस आता है तो पूछता है अरे क्या तुम फ्रेश नहीं हुई। तब श्रद्धा कहती है कि हम दोनों अभी एक दूसरे को सही से जानते तक नहीं, मैं तुम्हारे साथ बताओ यहाँ चली आई, तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ। आदर्श कहता है कि अरे ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया, वरना मैं सबको थोड़ी यहाँ लेकर आता हूँ। अब दोस्तों अंदर से तो आदर्श को श्रद्धा के साथ सोने की बहुत ही जल्दी थी, मगर आदर्श से वो बात करना चाहती थी, वो उसके बचपन के बारे में जानना चाहती थी। पर ये सारी चीजें आदर्श को बेकार की बातें लगती है, मगर वो डायरेक्ट मुंह पे भी नहीं कह सकता ना कि ये फालतू की बातें हैं, क्योंकि अगर वो बुरा मान गई तो काम खत्म। इसलिए वो जल्दी जल्दी श्रद्धा के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, मगर श्रद्धा तो आराम से टाइम लेकर बताने लग जाती है कि मैं बचपन से बहुत बेहतरीन डांसर हूँ। जब पता है मैं 1 साल की थी ना, तब से माइकल जैक्सन के हर डांस मूव को मैंने अच्छे से कॉपी कर लिया था, और जब मैं 1.5 साल की हुई तब से मैं बहुत ही अच्छा गाना शुरू करने लग गई। अब इन सारी बातों से बोर होकर आदर्श कहता है कि चलो ना बहुत हो गया, अब हम हस्बैंड वाइफ की तरह थोड़ा नॉटी बातें करते हैं। हस्बैंड का नाम सुनकर श्रद्धा का थोड़ा पारा हाई हो जाता है और वो कहती है तुमने हस्बैंड कहकर बेकार में मुझे मेरे हस्बैंड की याद दिला दी। वो इंसान तो प्यार को समझने के काबिल था ही नहीं, उसने मेरा टैलेंट देखा ही नहीं, उसे गाना और डांस बेकार की बातें लगती थी। और एक तुम हो जो मेरे आर्ट को पहचानते हो, इसकी तारीफ करते हो, मगर मेरा पति वो कभी मेरी तारीफ नहीं करता था, और उसे तो इतनी भी परवाह नहीं होती थी कि कॉल करके मुझसे ये भी पूछ ले कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। दोस्तों यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि आदर्श और श्रद्धा दोनों ही शादीशुदा हैं। श्रद्धा को उसका पति वो प्यार अटेंशन नहीं दे पाया जो उसे चाहिए, इसीलिए वो आदर्श की ओर अट्रैक्ट हुई, क्योंकि वो उसकी काफी तारीफ किया करता था इसीलिए, मगर उसे आदर्श के मन की रियल इंटेंशन पता ही नहीं है। वहीं आदर्श वो अपनी वाइफ से झूठ बोलकर श्रद्धा के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी श्रद्धा आदर्श से पूछ लेती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, ये बताओ, मेरी बॉडी के लिए तो नहीं ना। अब मन में तो आदर्श कहता है कि बस मुझे तुम्हारी बॉडी ही तो चाहिए जाने मन, मगर ऊपर से वो कहता है कि नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी सोल बहुत पसंद है, तुम्हारा टैलेंट बहुत पसंद है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हर चीज मुझे बहुत पसंद है। इनकी बातें सुनकर नंदू को बड़ी हंसी आ जाती है कि वाह भाई क्या माहौल चल रहा है, लेकिन उसकी हंसी की आवाज आ जाती है। अब श्रद्धा को लगता है कि आदर्श हंसा, मगर आदर्श को लगता है कि मैं तो हंसा नहीं, हंसने की आवाज तो एक मर्द की थी, घर में कहीं कोई घुस तो नहीं आया, ये वो अपने दिमाग में सोचता है। इसलिए वो घर में इधर उधर ढूंढने लगता है और नंदू को उससे छिपने के लिए चुपके से सीढ़ी के ऊपर भागना पड़ता है। अब आदर्श भी रुकने का नाम नहीं लेता, तो श्रद्धा कहती है कि कहीं इस घर में कोई भूत तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई लड़का होता तो मिल जाता। अब श्रद्धा को डरते हुए देखकर आदर्श कहता है कि अरे नहीं नहीं भूत वाला सीन होता ही नहीं, भूत होते ही नहीं। इसके बाद ये दोनों भी ड्रिंक करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। तभी सोफे के पीछे नंदू को छिपना पड़ जाता है। आदर्श और श्रद्धा शराब पीते हुए थोड़ी इधर उधर की बातें भी करते हैं। श्रद्धा बार बार कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड जैसे नहीं हो, उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता, मगर तुम बहुत ही स्वीट हो। इसी बीच इनसे बचने के लिए नंदू एक रूम में चला जाता है, मगर फिर क्या होता है दोस्तों कि श्रद्धा फ्रेश होने के लिए उसी रूम में चली जाती है। अब आदर्श भी वहीं पर रुकने की कोशिश करता है, मगर श्रद्धा उसको बाहर निकाल कर डोर को लॉक कर लेती है और आदर्श बस हाथ मसलता रह जाता है। मगर कुछ ही देर में श्रद्धा अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है और सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि आदर्श ने पूरा माहौल सेट करके रखा होता है। श्रद्धा कहती है कि सो स्वीट, तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है, तुमने मेरे लिए केक भी मंगवा के रखा, वाओ। फिर दोनों थोड़ी थोड़ी लवी डवी बातें करते हैं और इनकी बातों में एक लाइन नंदू को बड़ी अच्छी लगती है कि अगर हम एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देर तक देखेंगे ना तो हमारे बीच रोमांस भी बढ़ जाएगा। ये बढ़िया लाइन नंदू अपनी छोटी सी डायरी में लिख लेता है, ताकि ये सारी चीजें वो अपनी वाइफ को बाद में बता पाए और इन सारी चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए।
तो अब श्रद्धा पियानो बजाते हुए एक बहुत ही प्यारा गाना गाती है। अंदर से आदर्श को तो बड़ी हड़बड़ी थी कि कब ये सारा झमेला खत्म हो और कब सीधे मैं मेन लेवल पर जाऊं, मगर ऊपर से उसे श्रद्धा की ये बचकानी हरकतें एंजॉय करने का नाटक करना पड़ता है। मगर नंदू तो श्रद्धा की सिंगिंग में डूब ही जाता है। वो इतना मग्न हो जाता है कि यही भूल जाता है कि वो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था और वो उसके गाने में साथ देने लग जाता है। वो भी थोड़ा आ ओ गा लेता है, जिससे एक बार फिर से आदर्श को होता है शक कि घर में जरूर कोई है। वो फटाक से अपने ड्रॉर से गन निकाल लेता है और फिर घुसपैठिए की तलाश में लग जाता है। उसी वक्त फोन की घंटी भी बजने लग जाती है। अब आधी रात को लैंडलाइन पे किसका फोन आएगा, यही सोचकर आदर्श और श्रद्धा दोनों घबरा जाते हैं। मगर कुछ ही देर में फोन कट हो जाता है और ये दोनों फिर से सब कुछ भूल जाते हैं और वाइन पीने में लगे होते हैं। मगर ये क्या, फिर से लैंडलाइन की फोन बजती है और दोस्तों इस बार आदर्श कॉल रिसीव भी कर लेता है। वो हेलो बोलता है और इधर से आशा हेलो बोलती है। श्रद्धा को लगता है कि आदर्श की वाइफ ने कॉल किया है, इसलिए वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। आदर्श कहता है ये क्या किया तुमने, कॉल कट क्यों किया? अरे इससे तो मेरी वाइफ को और शक हो जाएगा कि कॉल किसने उठाया था। अब श्रद्धा कहती है वो ये भी तो सोच सकती है कि वो कोई चोर होगा। आदर्श कहता है अगर उसने ऐसा सोचा तो वो पुलिस भेजेगी। पुलिस का नाम सुनकर श्रद्धा डर जाती है और कहती है मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ये जो भी हो रहा है कुछ भी सही नहीं हो रहा। तभी फिर से दोस्तों घंटी बजती है और श्रद्धा इस बार चिल्लाती है कि कॉल मत उठाना। आदर्श बताता है ये फोन की नहीं बल्कि गाड़ी की घंटी है। अब इससे पहले कि श्रद्धा कुछ सोच पाती फिर से फोन की घंटी बज जाती है और ये घंटी कितनी घंटी बज रही है यार। श्रद्धा फिर फोन उठाने से मना कर देती है कि तभी आदर्श फोन उठा लेता है और श्रद्धा की आवाज आशा सुन लेती है। अब वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारे साथ वो डायन कौन है बताओ, जिससे आदर्श और श्रद्धा को तो डर के मारे दौरे पड़ जाते। दोनों कुछ नहीं कहते। तभी आशा इधर से कहना शुरू करती है माना तुम चोर हो, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे। अब मुझे समझ आया कि तुम हमेशा घर लेट क्यों आते थे, तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है ना। तुमने एक बार भी मेरे पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में जरा भी नहीं सोचा। तब आदर्श अपनी आवाज बदल कर कहता है कि तुम हो कौन? अच्छा तो अब मुझे भी भूल गए तुम, तुम्हारी बीवी हूँ मैं आशा। तुमने मुझसे कहा था ना कि एमएलए दिल्ली जा रहे हैं। 10 दिन तक तुमने उनका पीछा किया और सारी इन्फॉर्मेशन निकाली ताकि तुम एमएलए के घर पे चोरी कर पाओ और फिर हम हमारे बेबी का खर्चा निकाल पाए। यही तो था हमारा प्लान। लेकिन तुम वहाँ पर किस औरत के साथ हो? और तब जाकर आदर्श कहता है गुस्से में कि मैं वही एमएलए हूँ, अब तो तेरा पति क्या समझो, अब नहीं आने वाला वो घर वापस। ये सुनकर आशा फटाक से कॉल कट कर देती है और आदर्श यहाँ नंदू को ढूंढने लग जाता है। हालांकि उसे पता तो नहीं है कि वो चोर नंदू है, लेकिन आपको पहचानने में दिक्कत ना हो इसीलिए। इस बार उसे नंदू मिल भी जाता है, मगर नंदू है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ खूब भागता रहता है और इसी चक्कर में वो जाकर बाहर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी गन पॉइंट करके आदर्श उसे बाहर आने को कहता है। रात में ठंडे पानी में गिरने से नंदू को तुरंत ही फीवर आ जाता है। वो छींकने भी लगता है और जब वो छींकता है तो श्रद्धा कहती है गॉड ब्लेस यू। हाँ, आदर्श चिढ़ जाता है कि वो एक चोर है, उसे गॉड ब्लेस यू क्यों कह रही हो तुम। फिर नंदू अपने ठंडे पानी से एलर्जी के बारे में बताता है तो श्रद्धा को उस पर दया आ जाती है और उसे वो एक टॉवल ला कर देती है, लो पोंछ लो इससे वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। आगे श्रद्धा फिर से आदर्श के पीछे जाकर छिप जाती है तो गुस्से में आदर्श कहता है तुम रुक क्यों गई? हाँ, जाकर उसके सर में तेल भी लगा दो। अब श्रद्धा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कोई चोर है? आदर्श तो अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है ये तो मेरे सिक्स्थ सेंस का कमाल है, मुझे तो यहाँ आते ही किसी के होने का एहसास हो गया था। फिर श्रद्धा आदर्श की तारीफ करने लग जाती है और आदर्श अपनी बढ़ाई करने में लगा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नंदू वहाँ से भागना तो चाहता है, मगर तभी आदर्श का ध्यान नंदू पे आ जाता है और वो उसे रोक लेते हैं। नंदू कहता है कि आप मेरी वाइफ को जानते नहीं सर, अगर मैं नहीं गया तो वो कुछ भी कर सकती है, वो खुद यहाँ भी आ सकती है। आदर्श कहता है कि जहाँ चोरी करने जाते हो वहाँ का फोन नंबर और एड्रेस उसको क्यों देकर आते हो? नंदू बताता है मैंने तो बस एड्रेस बताया था सर, मगर फोन नंबर तो उसने फोन डायरेक्टरी से निकाल लिया और हम दोनों ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच ट्रांसपेरेंसी है। ये सुनकर श्रद्धा इम्प्रेस हो जाती है तो इस बात का फायदा उठाकर नंदू कहता है मैडम क्या मैं अपनी वाइफ से कॉल पे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? आदर्श तो ना कर देता है, मगर श्रद्धा कहती है अरे करने दो ना उसे कॉल, वो अपनी वाइफ से देखो कितना प्यार करता है। नंदू फिर अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है मुझे एमएलए सर ने पकड़ लिया, तुम मेरी आवाज नहीं पहचानती हो क्या? क्या जरूरत थी सारी कहानी बताने की? अब आशा कहती है मुझे क्या पता था कि एमएलए दिल्ली नहीं जाएंगे और अपने फार्म हाउस पे चले जाएंगे। और रही बात तुम्हारी आवाज की तो मुझे लगा तुम आवाज बदल कर बात कर रहे हो, तुम ये बताओ कि घर कब आओगे? नंदू कहता है मुझे क्या पता, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मगर मैं आ जाऊंगा कैसे भी करके, पर हाँ तुम मत यहाँ आना, मैं फोन रखता हूँ ठीक है? और दोस्तों इस मुश्किल घड़ी में भी ये दोनों आई लव यू और बोल बोल कर कॉल कट नहीं करते। बताओ, इससे श्रद्धा को बड़ा अच्छा लगता है कि वाह यार आज के जमाने में भी ऐसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं क्या, कमाल की बात है, देखो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं तो कहती हूँ भगवान से इन्हें किसी की नजर ना लगे। आगे आदर्श उससे पूछता है कि तुमने मेरे घर से क्या क्या चोरी की है? तो नंदू अपने बैग में से चोरी के पैसे निकाल कर टेबल पे रख देता है। आदर्श और श्रद्धा हैरान,
आदर्श पूछता है कि तुमने मेरे घर में बस इतने ही चोरी किए, झूठ मत बोलो। नंदू कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, मुझे इतने की जरूरत थी, मैं आपको हिसाब दे देता हूँ। फिर वो अपनी डायरी निकाल कर बताता है कि 12,050 रुपए लगेंगे मेरी वाइफ को कार से हॉस्पिटल ले जाने के लिए। इसके बाद और 1250 लगेंगे हॉस्पिटल और कपड़े में खर्च। 1500 रुपए खर्च होंगे 5 दिन के खाना पीने में। 555 रुपए खर्च होंगे बेबी के ड्रेसेस, मॉस्किटो नेट, बेड, सोप पाउडर और डायपर पे। घर खर्च के लिए अलग। 30 किलो राइस की कीमत है 1200 रुपए, क्योंकि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है तो मुझे फ्री चावल नहीं मिलते। दूध के 600, फिश के 500, वेजिटेबल्स के 400, फिर ग्रोसरी, चाय पत्ती, कोकोनट ऑयल, शुगर, धनिया, मिर्च, ये सब हो गए 700 रुपए। तो अब तक का टोटल हुआ 7,010 रुपए। और अगर बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो 3,000 लगेंगे, जिसमें बेबी के हर्बल ऑयल और मेडिसिन भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर कुछ ऑपरेशन करने की नौबत आई तो खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद तो यह है कि नॉर्मल ही डिलीवरी होगी, तो जो भी आएगी उसको 10,000 दे देंगे। इसके बाद 28 दिन की सेरेमनी पे मुझे बेबी को 60,000 की 8 ग्राम गोल्ड वेस्टलेट देनी होगी। इसके अलावा 7,500 खर्च होंगे 60 आदमी का खाना खिलाने के लिए, जिससे टोटल हुआ 87,145 रुपए। तो मैंने टोटल उठाए 88,000 रुपए, मगर 855 रुपए अपने वॉलेट से निकाल कर वहाँ रख दिए। वाह यार, फंटास्टिक, मजा आ गया सुनकर मुझे खुद। दोस्तों, श्रद्धा को बड़ा अच्छा लगता है कि कितना ईमानदार चोर है ये, मगर फिर उसके मन में आता है कि नहीं, इतना ईमानदार कोई चोर हो ही नहीं सकता, जरूर ये अंजू का खबरी है। और फिर वो हाइपर होकर आदर्श का गन उठाकर नंदू को शूट करने के लिए पागल हो जाती है। आदर्श उसे मना भी करता है, मगर वो नहीं मानती और एक गोली चला देती है। नंदू तो वहाँ से हट जाता है और गोली जाकर लगती है आदर्श के महंगे सोफे सेट पे, जिससे तो आदर्श श्रद्धा पे भड़क जाता है कि पागल हो गई हो क्या, 80,000 का ये सोफा सेट था और तुमने गोली चलाकर इसे बर्बाद कर दिया। ये देखो रूई भी निकल कर बाहर आ गई है। वो छोड़ो, लेकिन क्या होता अगर वो गोली हम में से किसी को लग जाती तो। आदर्श गुस्से में गन ले लेता है उससे, और फिर नंदू पे गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से हमारी आज की रात खराब हो गई। नंदू कहता है कि सर, अभी पूरी रात खत्म कहाँ हुई है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से और आप लोग अपना एंजॉय कीजिए। मगर अब श्रद्धा मना करती है। वो आदर्श से कहती है कि ये बाहर जाकर हमारे अफेयर के बारे में सबको बता देगा, तब हमारी बदनामी होगी। नंदू कहता है क्या बात कर रही हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, भरोसा कीजिए मेरा। मगर श्रद्धा है कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती है आदर्श, एक काम करो, तुम इसे मारकर यहीं कहीं दफना दो और अच्छे से सारे सबूत भी मिटा देना। नंदू शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैडम, ये आपके शब्द तो नहीं लग रहे, आप इतना मीठा गाना गाती है, इतने कठोर शब्द कैसे बोल पाती है। श्रद्धा हैरान हो जाती है और पूछती है, तुमने मेरा गाना सुना था क्या, पसंद आया तुम्हें? और फिर क्या था, नंदू भर भर के उसकी तारीफ करता है कि मैम आप क्या बात कर रही हैं, आपका गाना तो सीधे दिल में चुभ गया मेरे। ये तो मैंने आपको लाइव सुना है, हम तो घर में मेरी वाइफ और मैं आपका गाना डेली सुनते हैं, खाते वक्त, हर समय, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हो और डांसर भी, आपको तो किसी मूवी में गाना चाहिए और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपके गाने की वजह से मूवी हिट भी हो जाएगी। श्रद्धा यहीं पर पिघल जाती है और कहती है, वाह, तुम तो मेरे फैन निकले और फैंस को तो मैं अपने दिल के पास रखती हूँ, तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए। तब आदर्श कहता है कि चलो ना, इसके हाथ पैर बांध कर साइड में रख देते हैं और फिर हम चलते हैं बेडरूम में, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। श्रद्धा कहती है, पर ऐसे मूड में कुछ कैसे होगा? आदर्श कहता है, मैं मूड बना दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब सारा मामला सेट होने वाला था कि तभी बजती है डोरबेल, जिससे सभी हैरान। मगर नंदू कहता है कि पक्का ये मेरी वाइफ होगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे जाने दो वरना मेरी वाइफ आ जाएगी चेक करने के लिए। अब आदर्श का तो गुस्से में बुरा हाल हो जाता है। वो कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा, देखना तुम। मगर जैसे ही वो दरवाजे के होल में झांक कर देखता है, तोड़ते उठ जाते हैं उसके, क्योंकि बाहर नंदू की वाइफ नहीं बल्कि आदर्श की वाइफ अंजू होती है। अब तक शेर बनने वाला आदर्श बिल्कुल चूहा बन जाता है और सोचता है कि काश कि मैं किसी बिल में घुसकर छिप जाऊं, मगर वहाँ पर तो कोई छुपने की जगह है ही नहीं। ऊपर से अब अंजू आवाज भी लगा रही होती है कि आदर्श खोलो दरवाजा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आदर्श का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। श्रद्धा भी बेहोश हो जाती है कि अब गए काम से। नंदू कहता है कि मुझे आपकी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मैं चलता हूँ। आदर्श कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, सुनो, तुम्हें मैं जाने दूंगा लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मेरी वाइफ के सामने नाटक करना होगा कि तुम श्रद्धा के हस्बैंड हो और तुम दोनों मेरे फ्रेंड हो। नंदू कहता है, पर सर आपकी तो पुलिस पे अच्छी पकड़ है ना, आप डर क्यों रहे हो अपनी वाइफ से? डरते डरते आदर्श कहता है कि अरे यार, मेरी वाइफ लेट मिनिस्टर की बेटी है, मेरे ससुराल वाले बहुत ही पावरफुल लोग हैं और मुझे जिंदा दफना देंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी बेटी को धोखा दे रहा हूँ, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ प्लीज थोड़ी देर के लिए वैसा नाटक कर लो। नंदू कहता है कि ना बाबा ना, मैंने आपकी वाइफ का गुस्सा देखा, जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना तो मैंने उन्हें एक जीप की हेडलाइट तोड़ते हुए देखा था,
क्योंकि जीप वाले ने बस हल्की सी टच कर दी थी उनकी गाड़ी को। अगर उन्हें पता चल गया किसी तरह से कि मैं नाटक कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगी। आदर्श चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें दूसरे के घर में चोरी करने में डर नहीं लगा, नाटक करने में तुम्हें डर लग रहा है। वाह, सुनो, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी मैं उतना दे दूंगा, मगर अभी संभाल लो। तो आदर्श जाता है दरवाजा खोलने और इधर ये दोनों मिलकर घर को थोड़ा मैनेज करते हैं। इसमें जो सामान इधर उधर फैला हुआ था उसे उसकी जगह पे वापस रख देते हैं। उधर अंजू गुस्से में आदर्श से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए था ना। फिर जब वो अंदर आती है और आदर्श श्रद्धा और नंदू को ये कहकर इंट्रोड्यूस करता है कि ये राम मूर्ति है, ये किंग मेकर है, दिल्ली में इनका बहुत बड़ा दबदबा है, ये मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। फिर अंजू का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो रामा मूर्ति और उसकी वाइफ से थोड़ी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करती है। साथ ही वो पूछती है कि आपको मेरे पति कहाँ मिले, ये तो एयरपोर्ट जा चुके थे दिल्ली जाने के लिए। तभी बीच में आदर्श टपक कर कहता है कि अंजू डार्लिंग, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो एयरपोर्ट जा ही चुका था, वहीं तो ये दोनों मुझे मिल गए। दरअसल मिस्टर राम मूर्ति केरला अपनी वाइफ मिसेस राम मूर्ति का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, तो मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आ गया। सोचा बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और हमारी पॉलिटिक्स में थोड़ा बातचीत भी हो जाएगी। अब अंजू पूछ लेती है कि मिसेस राम मूर्ति आपका नाम क्या है, तो बीच में नंदू बोल पड़ता है कि लीलामणि, मेरी वाइफ का नाम लीलामणि है। फिर वो हल्के से श्रद्धा को बताता है कि मेरी बचपन की क्रश का नाम लीलामणि था, मैं उससे शादी करना चाहता था, बस इसीलिए बोल दिया। पर तभी अंजू कहती है, एक मिनट, केक पर तो श्रद्धा लिखा हुआ है। तो बीच में आदर्श कहता है कि अरे इनका नाम तो लीलामणि है, मगर राम मूर्ति प्यार से इनको श्रद्धा कहते हैं क्योंकि राम मूर्ति को इनमें पूरी श्रद्धा है। अंजू कहती है, वाह, पर एक बात बताइए मिस्टर राम मूर्ति, आप पूरी तरह से भीगे हुए क्यों हैं? बारिश वगैरह हुई थी क्या अभी थोड़ी देर पहले? नंदू कहते हैं, वो मैं पानी पी रहा था तो कपड़ों पे गिर गया। अब अंजू हैरान होते हुए कहती है, पूरे कपड़े आपके बस एक गिलास पानी से भीग गए? श्रद्धा फिर बीच में कहती है, नहीं नहीं, दरअसल ये ना स्विमिंग पूल के पास पानी पी रहे थे तो मेरे हस्बैंड ही पूल में गिर गए फिसल कर, इसलिए भीग गए। अभी बस ये ड्रेस चेंज करने जा ही रहे थे कि आप आ गई। तो कहती है, अरे आप जाइए ना, कपड़े बदल लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। तब आदर्श को उसको अपने कपड़े देने पड़ते हैं और इस दौरान दोस्तों फिर से फोन बज जाता है। अंजू फोन रिसीव करने जा रही होती है कि भागते हुए आदर्श आता है और कहता है, फोन मत उठाना, जरूर ये हाई कमांड का फोन होगा मिस्टर राम मूर्ति के लिए। तब आदर्श फोन रिसीव करके नंदू को दे देता है। कॉल होता है आशा का। वो कहने लगती है, क्यों जी, और कितना टाइम लगेगा आपको घर आने में, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। और फिर अंजू के सामने नंदू को इंग्लिश में बात करने की एक्टिंग करनी पड़ती है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता है और आशा को बस कॉल रखने को कह देता है, मगर वो डायरेक्टली तो कॉल नहीं रख सकता ना, तो वो उसे आई लव यू उम्मा वगैरह कहकर कॉल कट करने को कहता है। अब अंजू पूछती है, आप हाई कमांड को किस कर रहे थे? नंदू झूठ बोल देता है कि नहीं जी, कॉल हाई कमांड का नहीं, मेरी भाभी का था। अंजू और हैरान कि भाभी को कौन किस करता है और आई लव यू कौन बोलता है, जिस पर फिर से नंदू को झूठ बोलकर बात संभालनी पड़ती है कि नहीं नहीं, वो तो मैंने अपनी भाभी के बच्चों से कहा, उनको थोड़ी कहा। इस तरह किसी तरह से नंदू की जान बचती है। फिर जब ये लोग नंदू के कपड़े बदलवाने के लिए जाते हैं, तब तक में अंजू इधर से पुलिस ऑफिसर जेम्स को कॉल करके झाड़ देती है कि कैसे पुलिस वाले हो तुमने कहा था कि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं दिल्ली, मगर वो तो यहाँ मेरे फार्म हाउस पे हैं और उनके साथ उनके गेस्ट भी हैं। मैंने ना तुमसे प्यार करके गलती कर दी। ओ दोस्तों, वाह क्या बात है। तो यहाँ में समझ में आ जाता है कि अंजू भी कोई दूध की धुली भी नहीं है, उसका भी जेम्स के साथ बढ़िया अफेयर चल रहा है और वो जेम्स से कहकर अपने पति पे नजर इसलिए रखवा रही थी क्योंकि वो ये चाहती थी कि जब आदर्श दिल्ली चला जाए तो वो दोनों खुद यहाँ फार्म हाउस पे एंजॉय कर पाए। अंजू जेम्स से कहती है कि सुनो, अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पर आने की, वरना फंस जाएंगे। मगर जेम्स कहता है कि नहीं, मैं तो फार्म हाउस तक पहुंच ही चुका हूँ और मैं तुमसे मिले बिना अब रह नहीं सकता। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पति पार्टी कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ, तो ड्रिंक करके वो लोग तो सो ही जाएंगे, तो तब मुझे बुला लेना तुम प्लीज, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। अंजू अपने दिल भर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और उसकी बात मान लेती है, हालांकि उसे अंदर से बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। आगे दोस्तों, श्रद्धा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग केक कट करते हैं और फिर शराब पीकर सोने चले जाते हैं। कुछ देर के बाद अंजू उठती है कॉल करने को, जेम्स को अंदर बुला लेती है और उसके साथ किचन में कुछ कुछ होता है इनका। तभी दूसरी ओर श्रद्धा के दिल में रहम आ जाता है और वो नंदू से कहती है, तुम ना एक काम करो, अपने घर चले जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैं भी कुछ देर में चली जाऊंगी और कल कॉल पे अंजू से बात करके सब कुछ मैनेज कर लूंगी कि हम लोगों को कोई इमरजेंसी काम आ गया था इसलिए दिल्ली वापस आना पड़ा। तो नंदू अपने पहले वाले कपड़े पहनकर और बैग लेकर चुपके से जाने ही लगता है और गलती से वो एक बार फिर कबाब में हड्डी बन जाता है। गलती से सही, मगर उसने अंजू और जेम्स को रंगे हाथों पकड़ लिया था। अंजू की तो डर के मारे हालत खराब, वो नंदू के हाथ पर जोड़ती है कि देखो मेरे पति को मत बताना। वहीं जेम्स तो नंदू को पहचान लेता है और अंजू को भी बता देता है कि तुम एक चोर से क्यों डर रही हो, कुछ पैसे दे दो, ये अपने आप मुंह बंद कर लेगा अपना। तब अंजू फटाक से छुपाए हुए पैसे निकाल कर नंदू को दे देती है। दरअसल दोस्तों, ये लोग
लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो इनके घर के हर जगह पे पैसे छिपे हुए हैं। बेचारा नंदू कह ही रहा होता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मगर अंजू बिना पैसे के उसको जाने देती ही नहीं। सोचती है कि कहीं इसको पैसे ना मिले तो ये मेरे पति को बता ना दे बाद में। अब नंदू नोटिस करता है कि जिसके प्यार पे भरोसा करके अंजू अपने पति को धोखा दे रही है, वो तो उसके पीठ पलटते ही पैसे अपने पॉकेट में रख रहा है। यानी जेम्स बस पैसों के लिए ही अंजू के साथ प्यार का दिखावा कर रहा है। इसी वक्त यहाँ पर आदर्श भी आ जाता है और उसके सामने अंजू झूठ बोल देती है कि ये जेम्स नंदू का कजन ब्रदर है। तभी दोस्तों ऊपर से श्रद्धा भी आ जाती और वो ये तमाशा देखकर अब भड़क जाती और यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है कि जेम्स कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा का ही पति है। वाह! जिससे श्रद्धा बहुत ही नफरत करती है। अब उसे यहाँ पर देखकर वो जेम्स से झगड़ने लग जाती है। अंजू भी सोचती है कि इससे पहले मेरी पोल पट्टी खुल जाए, क्यों ना मैं आदर्श से ही पूछ लूं कि असल में श्रद्धा और नंदू कौन है और इन दोनों का रिश्ता क्या है। और तब नंदू कहता है कि पहले श्रद्धा से जेम्स सर ने शादी की, फिर आदर्श सर ने और फिर मैंने। बेचारा खुद ही बहुत कंफ्यूज हो जाता है और आखिर में कह देता है कि अब बस कीजिए, नाटक नहीं हो पाएगा मुझसे और इसलिए आप अपने पैसे वापस लीजिए, बस खत्म। जिससे जेम्स शर्मिंदा हो जाता है और इसी वक्त नंदू की वाइफ आशा आ जाती है, वो भी कुकड़ू को लेकर। कुकड़ू इनका कुत्ता है। कुकड़ू को देखकर ही जेम्स पहचान लेता है कि ये तो वही मिसिंग डॉग जिमी है जिसे ढूंढने का जिम्मा मुझे मिला था। नंदू पूछता है कि तुम कुकड़ू को लेकर क्यों आई? वो कहती है, फिल्म्स में देखा नहीं क्या, अमीर औरतें जहाँ भी जाती हैं कुत्तों को लेकर जाती है। फिर वो अपना डॉग संभालने के लिए नंदू को देती है और खुद आदर्श से झमेला करने लग जाती कि मेरे पति को यहाँ क्यों रोका, मैं घर पे कब से इंतजार कर रही थी उसका। और हाँ, आने से पहले मैंने मीडिया को भी कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे, आज तो तुम्हारा पर्दाफाश होकर ही रहेगा। मीडिया का नाम सुनकर आदर्श के डर के मारे बुरे हाल हो जाते हैं। वो पैसे देकर मुंह बंद करना चाहता है और आशा नंदू की तरह नहीं है दोस्तों कि पैसे ठुकरा दे, वो तो सारे पैसे लेकर जाती है। उसके पास इस तरह 2-4 लाख जमा हो जाते हैं जिससे वो बहुत ही खुश होती है। लेकिन तभी उसको लेबर पेन होता है और जल्दबाजी में आशा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जहां आशा को एक लड़की होती है जिसका नाम नंदू लीलामणि ही रखता है और हॉस्पिटल में नंदू बेबी के साथ सबको फोटो क्लिक करने के कहता है ताकि जब लीला बड़ी हो जाए तो उसे पता चल पाए कि मेरी पैदाइश के वक्त कितने बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सभी लोग बेबी को ब्लेसिंग देते हैं और साथ में ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं। तो दोस्तों अब आदर्श सबके राज जानता है, कोई भी उसे परेशान नहीं करने वाला। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, मजेदार लगी हो, मुझे तो बहुत मजा आया, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।